नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ जो है फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाई सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर्स बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया है। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो ये सभी बजट की खास बातें। तो बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया गया है। तो पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न जो है एक साथ फाइल कर सके। तो 12 लाख तक की कमाई पर अब 0 टैक्स। नए रिज्यूम में भी बड़ा टैक्स कट। तो 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत जो है वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और बजट पर हम बात करेंगे और तमाम जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। और अभी हमारे साथ आप पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र, माफ कीजिएगा, विक्रम पासी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। विक्रम जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज आ रही है जी। चर्चा में बहुत स्वागत है आपका। जी आज 2 भूमिका में रहना है आपको। एक तो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक आपको जनता। 2 रोल आपको निभाना है। जी बजट पेश हो गया है 3.0। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वही तरीका जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, निर्मला सीतारमण जी का है। सुनने में तो बड़ा लुभावना नजर आता है कि पता नहीं क्या कुछ दे दिया। असल मायने में जितना लिया उससे बहुत कम दिया। एक चीज देखिए, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि 12 लाख तक का जो है इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को जब आप कंपेयर करोगे तो इन्होंने खुद कहा कि 8 से 12 लाख पर 10%। 1 लाख की जब आप देखते हो 4 से 8 लाख तो पहले, 3 से 7 तो पहले भी था 5 लाख। 1 लाख का सिर्फ बढ़ोतरी की गई। और अगर आप महंगाई को साथ के साथ कैलकुलेट करते हो तो कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। दूसरा, फिर 8 से 12 लाख पे 10%। अगर आपने कुछ सेविंग स्कीम्स ले रखी हैं जिसमें आपको रिबेट्स मिलती हैं तो जाके कुछ फायदा होता है। हाँ, असल मायने में अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो है जिनकी 24 लाख से ज्यादा आमदन है। अब वहां पे भी 2 फिगर्स हैं। एक की 25 लाख है जी, तो उसको टैक्स कितना पड़ रहा है? 30% का, 7.5 लाख रुपया। और एक की 25 करोड़ है, उसके पास आया 25 लाख में से 7.5 लाख निकाल दीजिए तो 17.5 लाख सिर्फ। यानी कि उसका तो बहुत बड़ा हिस्सा निकल गया। वो मिडिल क्लास में ही आएगा जो 1-2 लाख रुपए महीने वाले भी ना, आज की डेट में महंगाई इतनी है। और जो 25 करोड़ वाला है उसका भी 30% ही जाएगा। और उसके पास जो फिगर आप कैलकुलेट करोगे बहुत ज्यादा है। इसी तरह दूसरा, इस बजट का सबसे बड़ा फेलियर है कि बिहार को कंसंट्रेट करके किया है कि भाई नीतीश जी की वैसाखी बची रहे। अच्छा, नीतीश जी के लिए जैसे, अच्छा, नीतीश जी को खुश किया गया है, आप कह रहे हैं नीतीश जी को खुश किया गया है। उनको भी पिछले बजट में भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन मिला उनको क्या वो पता है बिहार के लोगों को।
यहां भी सिर्फ लुभावनी बातें हैं। एयरपोर्ट्स तो बहुत बना देंगे, यूनिवर्सिटीज की बात नहीं करेंगे। प्राइवेट हेलीपैड्स तो लोग बना लेंगे अपने, लेकिन आम जनता की बात नहीं करेंगे। और तीसरी एक अहम चीज देखी आपने जी, बताइए। 11,54,000 करोड़ का कर्जा और लेगी ये सरकार। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, 55 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के 200 लाख करोड़ के ऊपर तो पहले ही पहुंचा चुकी है। और जहां तक पूंजीगत निवेश की बात है, पूंजीगत एक्सपेंडिचर की बात है जी, उसमें ये लगातार मार खाती रही है। पिछले साल भी जितना कहा था उससे कम हुआ। और जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी आप देखिए 4.8% के करीब। और जो ये कहते थे कि हम तो विकसित भारत बनाएंगे, 6.3 से 6.8% की ये बता रहे हैं ग्रोथ जी। इस हिसाब से तो 2047 तक बन ही नहीं पाएगा। मतलब क्या है जी कि आंकड़ों का खेल दर्शाया गया है। नो डाउट मुझे एक चीज थोड़ी ठीक लगी कि जब इन्होंने कहा कि कुछ दवाइयों पर से टैक्स कम करेंगे, लेकिन लग्जरी चीजों पे टैक्स ज्यादा कम हो रहा है, जो जरूरी चीजें हैं उन पे ये टैक्स कम नहीं कर रहे। तो मैं तो इसको यही कहूंगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले सिर्फ लुभावनी बातें करके पर्दे के पीछे कुछ और ही निकलता है, वही कुछ इस बजट में है। कोई मतलब रोजगार के लिए कोई बहुत इन्होंने कोई अच्छा मार्का नहीं दिखाया। इसमें सबसे बड़ी समस्या देश की बेरोजगारी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, पूरा बजट चेक कर लीजिए। किसान क्रेडिट लिमिट को इन्होंने 3 से 5 लाख तो कर दिया, लेकिन किसान के खर्चों के हिसाब से वो भी ज्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो किसान लगातार संघर्ष कर रहा था कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, वो कहीं भी नहीं है। कहां है किसानों की असली मांग, जो उनका जीवन आधार बना हुआ है आज की डेट में। ये जरूर कहा, लेकिन किसान पर भी फोकस तो किया गया है ना पासी जी, बातों में। मुझे लग रहा है कि आप अभी अप्रवक्ता बनकर ही बात कर रहे हैं उतनी देर से। थोड़ा सा आम इंसान भी बन जाइए, आम जनता भी। मैंने कहा नहीं कि दवाइयों में जो इन्होंने कहा कि टैक्स हटाएंगे, वो देखते हैं कौन कौन सी दवाई पे कितना कितना टैक्स हटाते हैं। मुझे एक बात ये थोड़ी ठीक लगी, मैंने कहा तो है, लेकिन एक चीज देखिए ना जी, किसान तो लगातार कर्ज में है, और किसान के कर्ज को मिटाने के लिए वो कहता था मुझे एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो। उसके लिए 750 किसान पहले शहीद हो चुके हैं, अब भी एजिटेशन चल रहा है। उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। युवा के लिए कुछ नहीं है। बताइए कहां इन्होंने रोजगार का कोई बहुत अच्छा ढांचा पेश किया हो कि ऐसे हम रोजगार देंगे। सबसे बड़ी समस्या रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे कहा गया है। कैसे, कहां डिटेल किया, कौन सा इन्होंने फंड एक्सीड किया, कौन सा इन्होंने स्पेशल कहा कि रोजगार इस तरह से बढ़ाएंगे। मैं तो कहता हूं ना, कहने को तो ये चांद भी ले आएंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे, फिर अगर किसान की आमदन भी दुगनी कर जाएंगे। अगर कहने पे, सुनिए ना पासी जी, कहने पे जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें कहने वाली हो जाएगी जी। सिर्फ कहने की बात की है इन्होंने। मैं यही सारा देख रहा था, अभी इनकी जो फिगर्स देख रहे थे हम, कहते जी हम 1.5 लाख करोड़ रुपया राज्यों को कर्जा मुक्ति के लिए प्रोग्राम लेके आएंगे। मतलब इसको आप कैसे देखोगे? 7 लाख करोड़ तो के करीब तो अकेले यूपी पे कर्जा है। 3 लाख करोड़ का के करीब का कर्जा तो पिछली सरकारें पंजाब पे छोड़ के चली गई। एक दिल्ली जरूर रेवेन्यू सरप्लस है। तो मतलब ये इसको आप कैसे कहोगे फिर? अच्छा, 10 साल में 120 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। लोगों को तो रोजगार की जरूरत है, एयरपोर्ट भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहता, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन वही फोकस अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ तो ज्यादा बढ़िया है। न्यू इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे नेक्स्ट वीक, पता नहीं अब वो चीज, क्योंकि इनकी आदत रही है उसके पर्दे के पीछे क्या लेके आते हैं ये। और डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख का लोन की इन्होंने एक बात कही है। आज के जमाने में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं। अगर एक भैंस लेने जाओ 1.5 से 2 लाख की है, तो उसको रोजगार कैसे आप कह दोगे कि सिर्फ 5 लाख के लोन में, उसमें भी क्या क्या कंडीशन होंगी। तो ये जो चीजें है ना जी, प्रैक्टिकली मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बजट उत्साहहीन है। आम जनता के लिए कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है।
हाँ, इतना जरूर है कि जब इनकम टैक्स की स्लैब्स की ये डेफिनेशंस देने लग जाते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद इनकम टैक्स में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन ट्रेंड वही चला आ रहा है जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब करने वाला है। अच्छा, जो बजट भाषण से पहले पीएम मोदी ने ज्ञान की बातें कही थी, उस पर नहीं फोकस किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी शक्ति। ज्ञान पे क्या कहेंगे आप? देखो, जो ज्ञान कहा था ना जी, तो जी से तो हुआ गायब। अच्छा, गायब हो गया? गायब हो गया जो वो कुछ कह रहे थे। वाई से हो गया येट नॉट कम। अब इन्होंने कहा ए। ये सिर्फ एप्रिसिएशन है इनकम में अमीरों की। एन से हो गया नील। तो ये तो क्लियर सी बात है कि आम जनता के लिए गायब हो गया, अभी कुछ आया नहीं। एप्रिसिएशन है अमीरों की, ए से अमीर भी होता है, जनता के लिए नील है। मतलब कि 3.0 जो है मोदी सरकार का बजट, आपने उसे पूरा अमीरों का बजट बता दिया है, गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, ज्ञान की कोई बातें नहीं है। नहीं, ज्ञान की बातें नहीं है, वही ट्रेंड चल रहा है जो कॉरपोरेट को लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाता है, आम जनता को सिर्फ लुभाता है। लेकिन सबका तो ध्यान रखा गया है पासी जी, चाहे सीनियर सिटीजन्स की बात करें, उनको टैक्स में राहत है, सीनियर सिटीजन्स को टैक्स फ्री पेंशन मिलेगी, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख की गई है, सरकार का फोकस है किसानों पर, इतनी सारी तो चीजें हैं। देखिए, किसान किस चीज से परेशान था, वो कहता हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं जाना। 3 दालों की बात की गई है इस बजट में जी, आपने भी देखा होगा, उड़द की मशहूर की है ना, उसमें भी कहा कि एग्रीमेंट किए जाएंगे जी, और तकरीबन 9 करोड़ किसान हैं जो ये कहते हैं जी हम किसान सम्मान निधि देते हैं। क्या भारत में सिर्फ 9 करोड़ किसान हैं? भारत में जो किसान हैं उनकी बिल्कुल रोकना चाहूंगी पासी जी, आपको रोकना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता जी माफ कीजिएगा जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता है प्रवीण साहू जी और कांग्रेस प्रवक्ता है सत्य प्रकाश जी। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी के पास चलेंगे, चर्चा में आप दोनों का स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, कैसा लगा बजट? नमस्कार जी। देखिए ये बजट की उम्मीदें तो बहुत थी आम जनता को, मिडिल क्लास को और सब वर्ग को, मगर देखिए कविता जी, कहीं ना कहीं इस बजट ने उम्मीदों पे खरा नहीं उतरने का काम किया है। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करें, जैसे अभी वकील साहब जी बोल रहे थे, रोजगार महत्वपूर्ण क्या है? रोजगार, जितने आप रोजगार पैदा करेंगे उतना इकोनॉमी आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि कैश फ्लो बढ़ेगा, रोजगार आएंगे अगर नए नए। और अगर मैं पिछले कुछ महीनों की बात करूं, पिछले 4 महीने की मैं बात करूं, एमएसएमई सेक्टर लेकिन सबसे ज्यादा कोई रोजगार देता है एमएसएमई सेक्टर देता है, तो उसमें अगर मैं बात करूं, पिछले अगर 4 महीने की बात करूं, लगभग 12,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए हैं। और उससे पहले भी लगभग 61,000 एमएसएमई बंद हुए थे। उसपे आपने लगभग 11 लाख के आसपास रोजगार छीन लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। एमएसएमई को क्या दिया बताइए आप? कुछ नहीं मिला। फिर आ जाइए, दूसरा वर्ग आता है खेती किसानी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें बहुत रोजगार होता है और साथ ही वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत मददगार होता है। किसान जो उम्मीद लगा के बैठा होता है, जैसे वकील साहब बता रहे थे कि उन्होंने भी एमएसपी की बात की, कहीं बात नहीं है। उल्टा देखिए, जो जीएसटी की बात है, किसानों के जो इक्विपमेंट्स है, ट्रैक्टर, उनपे 12% से लेकर 28% तक जीएसटी लगता है, उस पर कोई बात नहीं है। मतलब आप किसानों को उनके हाल पे छोड़ना चाहते हैं। आप देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो बजट में, उसमें भी कटौती की गई है। पिछले बजट में 1,51,851 करोड़ का बजट था, जो इस बार 1,40,859 करोड़ कटौती की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात। और देखिए, एक और चीज बोलूंगा, इन्होंने आईआईटी और तमाम चीजें बात की है, मगर एजुकेशन बजट अगर बात करें, उसमें भी कटौती की गई। एजुकेशन बजट में 1,25,638 करोड़ से कट करके 1,14,054 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं आप जो कोर सेक्टर है, एमएसएमई की आप बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें कट कर दिया जाता है। किसानों की बात नहीं करते, उनको जीएसटी से राहत नहीं मिली, उसमें कट किया जाता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव के तहत और अपनी सरकार बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक राज्य को आप बेनिफिट दे रहे हैं, उससे नहीं चलेगा ना। और अगर मैं यहां की बात करूं, छत्तीसगढ़, भाई आपकी सरकार यहां भी और यहां के लोगों ने भी आपको वोट दिया है, तभी आप सत्ता में 3.0 जो आप बार बार चिल्ला रहे हैं। मगर यहां की छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला है? एक भी कोई सेक्टर बता दीजिए, एक भी कुछ ऐसा काम बता दीजिए इस बजट में छत्तीसगढ़ को मिला है। तो आपने छत्तीसगढ़ को भी ठगने का काम किया है। देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा, मैंने मुख्यमंत्री जी बहुत ही शालीन है,
उनकी बात सुनी नहीं जाती कहीं ना कहीं। अगर वो सुनाते या अपनी बात रख पाते या जबरदस्ती करवा लेते तो हो सकता छत्तीसगढ़ को कुछ मिल जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बजट उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। प्रवीण जी, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि बजट जो है उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, आप क्या कुछ कहेंगे? कह रहे हैं छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला है, ठगा गया है छत्तीसगढ़ को। आप सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, जो अपने आंखों में जैसा चश्मा पहनने के उनको वैसे ही दिखाई देता है। निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व अद्वितीय बजट है। जिस प्रकार मोदी 3.0 का यह पहला बजट है, पहला पूर्ण बजट है। ये मध्यम वर्गीय हो चाहे प्रत्येक वर्ग के लिए निश्चित रूप से एक लोक कल्याणकारी बजट है। विशेष रूप से हम बात करें तो आप देखेंगे कि भाई 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। पहले यह सीमा थी 7 लाख रुपए, 7 लाख से सीधा 12 लाख होना निश्चित रूप से इससे मध्यम वर्गीय परिवार पर एक बहुत ही बड़ा हर्ष का वातावरण है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है इसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, और तो और टीडीएस की जो सीमा की हम बात करें, जो हमारे वरिष्ठ जन है उसकी सीमा को जो आईटीएस था 50 हजार बढ़ाकर 1 लाख करना, निश्चित रूप से ऐसे अनेक पहलू हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व सहयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, जो ज्ञान की आप बात करें, प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी ये बजट है। देखिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इनका काम केवल विरोध करना है। देखिए, और विरोध करने में भी झूठ बोलना। मेरे भाई सत्य प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ और विद्वान प्रवक्ता है, ये कह रहे थे कि भाई ट्रैक्टर की खरीदी पर 28% जीएसटी लगता है। मैं सम्मानित दर्शक से अनुरोध करूंगा, आप गूगल कर लीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए, जीएसटी ऑन ट्रैक्टर परचेज 12% निकल जाएगा। तो निश्चित रूप से जनता को भरमाने का प्रयास करने का काम कांग्रेस पार्टी और जितने विपक्ष है वो कर रहे हैं। आप देखेंगे सर्वांगीण विकास वाला ये बजट है। इस प्रकार देखिए, हम बात करें तो देखिए मैं स्वयं एक सीए हूं और जनता जानती है कि जब किसी व्यक्ति को लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो जितने भी बैंक हैं, एनबीएफसी हैं, उनके पुराने आईटीआर मांगते थे। आज से पहले जो आप देखें तो केवल जो है अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 इयर्स तक का आपको जो है आईटीआर अगर फाइल करने का अवसर मिलता था। एक करंट ईयर का और एक अवसर हो तो बिलेटेड पिछले साल का। लेकिन निश्चित रूप से जनता के हित में 4 साल के आईटीआर फाइल करने का ये निर्णय बहुत ही अभूतपूर्व है। मैं स्वयं फाइनेंस के फील्ड से हूं, तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे लोग जिनका आवेदन केवल इसलिए रिजेक्ट होता था कि उनके पास आईटीआर नहीं है, अब इस निर्णय से लाखों या कह सकते हैं कि करोड़ों लोगों को लाभ मिलने वाला है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय, कल जो रिपोर्ट आया, पहले उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। कल इकोनॉमिक सर्वे आया, आर्थिक सर्वेक्षण आया, और आर्थिक सर्वेक्षण केवल अनुमान पर नहीं आता, वास्तविकता पर आता है। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के वर्तमान की कार्यप्रणाली का लेखा जोखा होता है। जहां पर विश्व में अगर बात करूं जीडीपी की ग्रोथ रेट, अगर औसतन बात करूं तो 2.5% है। अमेरिका जैसे विकसित देश जिसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट 2.5% है। मैं यूके की बात करूं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की बात करूं जिसकी ग्रोथ रेट 1.1% है, फ्रांस की भी 1.1% है। जी, प्रवीण जी लौटूंगे आपके पास, रोकना चाहूंगी आपको। सीधे जबलपुर चलेंगे। अरविंद दुबे संवाददाता जो हैं, प्रेम दुबे अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से बात करेंगे। जी अरविंद जी, सवाल कीजिए बजट को लेकर। तमाम पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेम दुबे साहब से। सर, बजट कैसा है, अच्छा है खराब? बजट जो पहली इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कुछ नए योजनाएं लाई है प्रोग्राम के तहत। देखना है कहाँ तक सरकार योजनाएं कैसे छोटे फायदा देती है। हमारे साथ वरिष्ठ उद्योगपति जोधपुर के होटल इंडस्ट्री के सबसे बड़े से मौजूद है कमल ग्रोवर साहब। कैसे देखते हैं सर आप, इंडस्ट्री में कुछ बूस्ट तो आएगा, कुछ लोगों के पास पैसा आएगा? जरूर आएगा। जिस तरह अभी मैंने देखा है उसका होम स्टे को भी बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, मतलब होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। और इस प्रकार होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर सरकार को खुद कुछ नहीं लगता, बढ़ावा दे रहे हैं, काफी बढ़ावा देते रहेंगे। इस तरह ये बजट जैसा आम जनता
जो चाहते थे वो मिला है। ये इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स के सब नहीं चुके हैं, परंतु गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसकी बैटरी का रेट कम हो गए, इस तरह कई चीजों के रेट कम हो गए। जो मध्यम वर्गीय है वो उनकी आवश्यकता है, लाभ आम जनता को ही होगा। हमारे साथ विमेन एंटरप्रेन्योर इस वक्त मौजूद है। आप कैसे देखती हैं महिलाओं के लिए एक महिला के द्वारा जो बजट पेश किया गया है? नमस्कार, रिएक्शन एग्जैक्टली? थैंक यू सो मच। नमस्कार, हमारा नाम सत्या है और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिलाओं, स्टार्टअप्स और युवा के लिए एक काफी अच्छा बजट रहा है। महिलाओं को करीब 5 लाख महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप कैम्पेट में लिया जाने वाला है, जो कि बहुत सराहनीय कदम है। लोन जो है वो 2 करोड़ दिए जाने हैं और उसके लिए गारंटी भी 1% स्लैश कर दी गई है। फंड ऑफ फंड वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिए जा रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा कॉर्पस फंड भी रेड किया है, जो कि सारे चाहे महिला हो चाहे पुरुष उद्यमी हो, उन सभी को एक बहुत बड़ा इम्पेटस देगा कि वो अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे देश को देखें। यंग जनरेशन आप मौजूद है यहाँ पर, किस तरह से देखती हैं? IITs को सबसे बड़ा इसमें सेक्टर को देखा गया, IITs will be expanded, so that is a very good thing. And moreover, coming from youth, we are very much into tourism, so tourism sectors को इसमें ध्यान दिया गया है, so that is the great thing we have out there. Moreover, obviously income tax slab, we are very much into IT slabs, तो उसमें लिंक करना उसको for up to 12 क्या लाएंगे, so a very much good thing that we have perceived from the budget. इलेक्ट्रॉनिक बाजार हमारे साथ मौजूद है। सर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या बूस्ट मिलेगा, जबकि 12 लाख से सालाना जो इनकम है उसको टैक्स फ्री किया गया गवर्नमेंट ने? ये टैक्स फ्री जो किया गया है इससे तो आम जनता को सभी को राहत मिलने वाली है। बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो लिथियम आयरन बैटरी पे जो छूट दी गई है, एक से मोबाइल फोन और ईवी गाड़ियों पे रेट में बहुत ही फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी घोषणा की गई है, खिलौनों का फर्क बनेगा हिंदुस्तान। बहुत हो गया मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया के तहत खिलौने बिकेंगे। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, खिलौने से जुड़े व्यापारियों के लिए बहुत एक अच्छी खबर है और बड़े उद्योगपति के लिए बड़े बड़े खिलौनों की इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इसी पे उन्होंने यूथ को देखते हुए काफी अच्छा बजट में घोषणा की गई है। IT सेक्टर में उन्होंने सीटें बढ़ाई गई है, मेडिकल सेक्टर में सीटें बढ़ाई गई है, किसान वर्ग को बड़ा खुश किया गया है। 3 लाख करोड़ रुपए की जो क्रेडिट कार्ड लिमिट्स थी उन्होंने 5 लाख रुपए तक का जो बढ़ाया है, तो किसान। अरविंद, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। दिनेश निगम जी, कैसा रहा मोदी सरकार का 3.0 पूर्ण बजट? देखिए ज्ञान की बातें की गई थी। देखिए क्या है कि जनरली अभी तक आपने भी देखा होगा, एक लंबे अरसे से हम भी देखते आ रहे हैं, जो 5 साल का कार्यकाल होता है किसी भी सरकार का, उसमें अधिकतर ये देखा जाता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, अधिकतर ये देखा जाता है कि अगर आने वाला चुनाव 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक किसी भी स्टेट में पेंडिंग है, तो कोशिश ये की जाती है कि उस राज्य को किसी न किसी बहाने, उस राज्य की जनता को किसी न किसी बहाने प्रभावित करना। जैसा इस बजट में बिहार को देखते हुए भी अगर आपने देखा तो बिहार को प्रभावित करने का एक प्रयास तो किया गया। दूसरा प्रयास ये भी है कि आप ये देखिए कि आज के बजट से 5 तारीख को दिल्ली में मतदान है, दिल्ली राज्य में, तो उसमें भी एक आम जनता को प्रभावित करने कहा जाता है। मतलब ये मैं किसी वर्तमान सरकार के लिए नहीं, जनरली ऐसा होता है, कोई भी सरकार रही हो हमेशा ये होता। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार जो सीतारमन जी मैडम ने 8वीं बार, मतलब ये भी एक इतिहास है कि महिला ने 8वीं बार जो है भारत सरकार का बजट प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि इस बजट में ये जरूर है कि जो मिडिल वर्ग को, जिसको हमेशा अभी तक अगर अपन देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 11 साल से है, हमेशा के बजट में ये मिडिल वर्ग के बारे में बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस बार दिया गया है। इस बार निश्चित रूप से मिडिल वर्ग को कोट किया गया। और वो प्रधानमंत्री जी ने अपने पार्लियामेंट की स्पीच में मीडिया से चर्चा करते हुए इस बात को संकेत भी दिए थे उन्होंने कि गरीब और मीडियम वर्ग को जो है हम कहीं ना कहीं हमारे बजट से संतुष्टि मिलेगी। और वो
सामने आ गई। इसमें कोई दुरा नहीं कि मिडिल वर्ग जो है उसको एक बहुत लंबी राहत है, जस्ट डबल, बिल्कुल दुगना करना एक तरह से, 7 से 12 मतलब एक समथिंग डबल ही मानिए आप। तो बाकी इसमें भी कोई दुरा नहीं कि लघु उद्योग जो है, जिस तरह से गवर्नमेंट की जो मंशा है वर्तमान गवर्नमेंट की कि हमारे पास डायरेक्ट रोजगार अगर हम नियुक्ति दे करके किसी कारपोरेशन में किसी शासकीय कार्यालय में बेरोजगार को नियुक्ति नहीं दे सकते, तो उसको सक्षम बनाने के लिए उन्होंने जो अपनी योजनाएं संचालित करी हैं उसको भी डेवलप करने के लिए उन्होंने जो ये लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वो लघु उद्योग का संकेत ही बेरोजगारों को रोजगार अपने से रोजगार के साधन जुटाएं या अपनी इंडस्ट्री या छोटे मोटे व्यापार करके वो अपने आप को सक्षम बनाए। तो ये भी एक मंशा बहुत अच्छी है और इसके लिए मतलब इस बजट में अच्छा प्रावधान रखा गया है। जहां तक एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन में भी आपने देखा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, समस्या स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का मिशन जो है एक ऐसा मिशन है जो हर आदमी हर परिवार में लागू होता है। उसके लिए सक्षम बनाने के लिए उन्होंने जहां मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का एक प्रावधान रखा, वहां कई मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में भी उन्होंने जो अपने बजट में प्रावधान रखा, वो भी बधाई का पात्र है ना। तो ये गवर्नमेंट, लेकिन इसमें कोई दुरा नहीं कि ये जो वर्तमान बजट अभी पेश किया गया है ये अभी तक के जो 4 साल मतलब पिछले कई कार्यकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें अपन ये कह सकते हैं कि इस बार का बजट अन्य बजटों की अपेक्षा खरा उतरा है और अच्छा उतरा है। इससे आम जनता के साथ साथ जो है मीडियम और किसानों को भी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसकी सराहना होगी इस बजट की, क्योंकि इसमें ऐसे कई प्रावधान जोड़े गए। हमें एक चीज कविता ये और मैं कहना चाहता हूँ, होता क्या है कि जो लोन पद्धति बनाई गई है या लोन की प्रोसेस का उन्होंने रखा है कि इतने करोड़ हम लोन देंगे, उसमें होता क्या है कि घोषणाएं तो बहुत होती हैं। जी दिनेश जी, आपको रोकूंगी, हमारे साथ जबलपुर से भी हमारे रिपोर्टर संवाददाता जुड़े हैं अरविंद दुबे। अरविंद, अभी आप 2 महिलाओं से बात कर रहे थे, उन्होंने राहत देने वाला बजट बताया, कहीं ना कहीं उम्मीदों पर ये बजट जो है खरा उतरा है। अरविंद, आवाज पहुंच रही है आप तक? अरविंद, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है संपर्क टूट गया है। मैं उसमें ये कह रहा था कविता जी कि जो गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी और भी होती है कि घोषणाएं जो करना तो आसान होता है, पार्लियामेंट के अंदर आपने घोषणाएं कर दी, पर उसका इम्प्लीमेंट सही रूप से साल भर लोगों को हो भी रहा, मिल भी रहा कि नहीं मिल रहा, इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी सरकार को एक दिशा निर्देश जारी करना पड़ेगा। क्योंकि वो जिस तरह से आपने बेरोजगारों को उत्साहित करने के लिए या प्रबोधित करने के लिए आपने योजनाएं तो बना दी, आपने अपना प्रावधान भी रख दिया, पर सवाल ये है कि उनको ये भी देखना चाहिए कि क्या बैंकों के माध्यम से वाकई बेरोजगारों को इतने साधन उनको ऋण मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा तो कहाँ रुकावट आ रही है। तो इस तरह से दिशा निर्देश भी साथ साथ जारी करना चाहिए, ये मैं अपेक्षा करता हूँ भारत सरकार से, वित्त मंत्री जी से, कि जो भी क्राइटेरिया वो बनाए उस क्राइटेरिया में ऐसे प्रावधान जरूर रखें कि उसके मॉनिटरिंग के साथ साथ राज्य सरकारें जो उसका इम्प्लीमेंट कराएं वो इस बात को देखें कि वाकई जो हमने प्रावधान रखे हैं उसका आम लोगों को सही फायदा मिल भी रहा है या नहीं। जनरली हमेशा ऐसा होता है यार कि घोषणाएं तो करने के लिए कोई भी कर देता है, अब वो ये देखता नहीं कि घोषणा करने के पहले हम इस राशि का प्रबंध कहां से करेंगे। देखिए, करोड़ों रुपए की घोषणा कर देना आम बात होती है, लेकिन वो करोड़ रुपए जुटाए कहां से जाएंगे इसके बारे में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बताती, सरकार नहीं बताती है। बजट में जरूर ये प्रावधान रखे जाते हैं, हमको यहाँ इस डिपार्टमेंट से इतनी इनकम होगी, इस सेल टैक्स से इतनी होगी, फॉरेस्ट से इतनी होगी, लेकिन ये जो प्रावधान है ये अपनी जगह। निगम जी, लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर से आप प्रवक्ता पासी जी के पास चलेंगे। पासी जी, आवाज सुन पा रहे आप मेरी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पासी जी, आपने सबको सुना, दिनेश निगम जी को भी सुना, सत्य प्रकाश जी को भी सुना और प्रवीण साहू जी को भी सुना। क्या कुछ कहेंगे? प्रवीण साहू जी बीजेपी प्रवक्ता है, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, उनका कहना है कि बजट जो है लोक कल्याणकारी है और अद्वितीय है, जनता के हित में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए
इस बजट के बारे में उनकी ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि उनकी सरकार है केंद्र में जो ये बजट पेश कर रही है। पर मैं इस बजट के बारे में एक बात कहूंगा कि ये बजट नहीं, खोखले वायदों का पिटारा है। देश की असल में फिक्र नहीं, सत्ता बचाने पे जोर सारा है। असल में ना किसानों के लिए कुछ है, ना नौजवानों की कोई बात है। झूठे वायदे, झूठे लारे, झूठी आशाओं का प्रचारा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं ना 2024 की सेकंड हाफ की वो देख रहा था, सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ एक्चुअल में जो आई है वो 5.4% है। जी, पिछले बजट में भी इन्होंने बहुत कुछ कहा था। और मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ थी वो डेंजरस लेवल तक स्लो चली गई, 2.2%। दिनेश जी इसके बारे में बता देंगे कि ये तथ्य, क्योंकि ये तो क्लियर है तथ्य। और उसके बावजूद भी इस बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिया गया, जो बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है। मैं रिपीट नहीं करूंगा जो बात ही पहले सेगमेंट में एक है लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, एक पॉइंट। कौन सी स्कीम से जी? लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, कितना उसके ऊपर बजट रखा गया, उसके ऊपर क्या क्या प्रावधान किया गया, कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। वही पिछले वाली बातें हैं कि ये किया जाएगा। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ रखा गया जी, मैं वो बजट का सारा डिटेल देख रहा था। सिर्फ एक बात कही गई कि 5 लाख महिलाओं के लिए टर्म लोन, SC/ST महिलाओं के लिए जी, ठीक है जी, 2 करोड़ का टर्म लोन। इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी शहरी महिलाएं हैं, जो हमारी उद्यमी महिलाएं हैं, वो तो इसमें कवर ही नहीं हो रही। सिर्फ हमारी बहनें हैं जो SC/ST एक्ट में अगर कोई करना चाहेगी तो ये कह रहे हैं इसके ऊपर। यहां भी इनका जो है जी यही शगुफा ही नजर आ रहा है। तीसरी बात, जो संबंधित राज्य हैं जिनमें बहुत जरूरत है केंद्रीय कोई प्रोजेक्ट्स आए, उनके बारे में बिल्कुल साइलेंट है ये बजट। पंजाब जैसे जो हमारे राज्य हैं, जो लगातार उपेक्षा का शिकार होते आ रहे हैं, जिनके साथ मतरेई मां जैसा सलूक लगातार होता आ रहा है, उनके लिए बताइए क्या रखा है इन्होंने? कुछ भी नहीं है। बॉर्डर एरियाज हैं, कुछ भी नहीं है। दिल्ली के लिए भी स्पेसिफिक तौर पे कुछ नहीं है। अच्छा, कपास किसानों को कहते हैं जी 5 लाख का पैकेज देंगे। अच्छा, दिल्ली चुनाव पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा पासी जी? दिल्ली के लोग तो आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, तो उनको तो क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो मिल रही रातें हैं वो भी छीन लेगी। और आज के बजट ने भी यही दिखा दिया कि दिल्ली के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बिहार का जिक्र कर देते हैं क्योंकि नीतीश जी की बैसाखी बहुत जरूरी है। और तो बता दीजिए कि स्टेट के लिए स्पेसिफिक क्या किया। मैं ये पूरी डिटेल सामने रख के बैठ के हैरान हो रहा था कि जब स्टार्ट करते हैं तो बातें तो बड़ी अच्छी होती हैं, जैसे मेरे भाई बड़े आदरणीय बीजेपी प्रवक्ता ने बड़े अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, पर जब उसको देखते हैं सामने प्रैक्टिकल में तो वहां तो कुछ भी नहीं है भाई। तो ये क्या है? अब AI की पढ़ाई के लिए आप 500 करोड़ की बात कर रहे हो, तो AI की पढ़ाई पूरे देश में आप 500 करोड़ से कर दोगे? ये कहां से? मतलब एक चीज सोचिए ना, ये कोई राज्य का बजट थोड़ी या केंद्र का बजट है। आप ना, सबसे बड़ी बात है शिक्षा के ऊपर, किसी भी डेवलप कंट्री में जाइएगा, शिक्षा का बजट हमेशा ही 10% से ऊपर जाता है जीडीपी का। हेल्थ के ऊपर बजट काफी बड़ा होता है। हमारे इस बजट में कितना रखा गया? उल्टा, जैसे हमारे सत्यप्रकाश जी ने बताया, उल्टा कटौती कर दी। आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? क्या आप एयरपोर्ट्स या जिला वाइज एयरपोर्ट्स बना के लोगों को रोजगार दे रहे हो? वो किन के लिए बन रहा है? मध्यम वर्ग को आपने सिर्फ एक, बहुत बात हो रही है आज लगातार के मध्यम वर्ग को तो जी बहुत कुछ दे दिया, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। यही बात बार बार आ रही है। 4 साल का बिल्कुल मैं उसके ऊपर तायद करता हूं कि अगर 4 साल अगर एक वो भर सकता है, रिवाइज कर सकता है, लेकिन 8 से 12 लाख पे 10% है। अब एक मध्यम वर्गीय या गरीब आदमी है, वो टैक्स की
उसकी मार्ग बताता हूं आपको, वो साबुन की टिक्की भी लेने जा रहा है जी। उस पे भी टैक्स दे रहा है। अगर पॉपकॉर्न पे भी अब तो 3 तरह का टैक्स लगा दिया जी। तो एयरपोर्ट को तो आप कह रहे हो, लेकिन इन चीजों के ऊपर तो सोच लेते हैं जो आम आदमी की जी। है। टूथपेस्ट पे टैक्स है। ठीक है पासी जी, आप रोकूंगे कार आपको। लेने जाते हो, एक मिनट सर, 5 लाख की कार अगर कोई लेता है तो उसके ऊपर अगर कैलकुलेट करोगे 5 साल के अंदर वो 5 लाख एक्स्ट्रा दे देता है टैक्स के रूप में। चाहे पेट्रोल है, चाहे उसके ऊपर खरीदते समय टैक्स है, चाहे इंश्योरेंस का टैक्स है, चाहे किसी भी चीज का लगा लीजिए। ठीक है, प्रवीण जी क्या कुछ कहेंगे पासी जी की प्रतिक्रिया पर? देखिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तिन जैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो उस चीज को वैसे ही देखते हैं। जिस प्रकार हम कहें कि इतना सुंदर बजट, आदरणीय दिनेश निगम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिए वो निष्पक्षता पूर्वक इस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि भाई 7 लाख की सीमा को बढ़ाकर डायरेक्टली लगभग 2 गुना करना, 12 लाख करना, निश्चित रूप से यह दिखाता है कि मोदी जी की नीति या निश्चित रूप से यह जो बजट है वास्तविकता में कल्याणकारी बजट है। कुछ पहलू जो मेरे प्रारंभिक वक्तव्य में छूट गए तो उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, पिछले साल का ही बजट 1,20,000 करोड़ रुपए था, कहां कटौती गई है? वर्तमान में निश्चित रूप से और बढ़ोतरी की गई। और देखिए बताना चाहता हूं, देखिए आदरणीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1 साल के अंदर 10,000 एडिशनल सीटें मेडिकल कॉलेज में बढ़ाए जाएंगे और 5 साल में ये 75,000 कर दिए जाएंगे। और महत्वपूर्ण चीज देखिए, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल में आज हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते हुए ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस लगवाएंगे। और देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पहलू है जो वास्तविकता में जन कल्याणकारी है। देखिए पहले क्या होता था कि यदि 2,40,000 से अधिक यदि किसी को वार्षिक किराया कोई किसी को देता था तो टीडीएस काटता था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रत्येक वर्ग का फिक्र है और उसी फिक्र का जिक्र इस बजट में है। मैं बात करूं तो कि हमारे लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रमिक को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। मेरे भाई स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, स्टार्टअप्स के लिए जो है अलग से एक अंश हम बना रहे हैं, कोष बना रहे हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट होगा। तो निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलने वाला बजट है और धरातल पर दिखने वाला बजट है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार 1 साल में हम बात कर रहे हैं। और देखिए वास्तविकता में हम देखें तो वर्तमान में कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन का फेज लगभग चल रहा है। भाई अमेरिका की अगर बात करें ग्रोथ रेट, वहां पे 2.5% एनुअल ग्रोथ रेट है। वही ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस है, आप गूगल कर लीजिए, सम्मानित दर्शक देख रहे हैं, 1.1% का ग्रोथ रेट है। प्रवीण जी, बिहार पर बहुत फोकस किया गया है, छोड़कर हमने लगभग 6% का ग्रोथ रेट रखा है। बिहार पर बहुत फोकस किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी ने भी कहा और विक्रमजीत पासी जी ने भी कि बिहार पर फोकस किया गया है। पासी जी ने कहा कि वैसाखी बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव होने वाला है उसको देखते हुए, तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि इनके प्रारंभिक पूर्व वक्तव्य पासी जी ने कहा कि भाई SC ST महिलाओं को जो ये लाभ दे रहे हैं, विशेष में आपत्ति क्या है भाई? यदि हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति के बहनों का यदि लाभ मिल रहा है, वो किसी भी राज्य के हो, किसी भी अगर यूनियन टेरिटरी के हो, अगर लाभ मिल रहा है तो आपको आपत्ति किस बात की है? आप यदि विपक्ष में हैं तो आपका कर्तव्य यह होता है कि भाई सरकार की खामियों को गुनाएं और अच्छे चीजों पर समर्थन करें। लेकिन विपक्ष में रहने का यह आशा नहीं होता कि प्रत्येक पहलू पर सरकार को आप बेवजह घेरे। भाई ये ऐसा विषय है जहां पर हम कह सकते हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे नहीं यदि ज्यादा फोकस किसी एक राज्य को किया जाएगा तो। ज्यादा फोकस किसी एक राज्य को किया जाएगा तो विपक्ष सवाल, जो राज्य की अगर सीमा की बात करें जो पिछड़ा है तो उसको पहले अधिक सहयोग देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार कर रही है और सबको हम सामूहिकता के साथ लेकर चल रहे हैं। और देखिए मैं बात कर रहा हूं, अगर बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 से यदि 12 लाख तक अगर टैक्स की छूट होती है तो केवल बिहार वासियों को नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति को जो कहीं भी रहता है भारत में उसको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलेंगे। सत्यप्रकाश जी क्या कुछ कहेंगे? एक कविता जी सबसे पहले बोलूंगा, उस समय इन्होंने बात की जो मैं ट्रैक्टर पे जो GST की मैं बात की थी किसानों के जो इक्विपमेंट्स पे, तो मैंने इसे कि स्पष्ट तौर पर कहा था 12 से 28% तक लगता है। और इन्होंने बोला गूगल कीजिए, ये गूगल है, देखिए इस पे लिखा हुआ 12 से लेके 28% भी है, अलग अलग स्टेप है। यही मैं बोलना चाह रहा था। और दूसरी बात है कि बार बार मेरे भाई अमेरिका और चाइना और कहाँ का की बात कर रहे हैं, आप
ये भी तो देखिए ना, आपने महंगाई में उनको पीछे छोड़ दिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन, सबको। और एक चीज बोला, अगर ये बार बार अमेरिका से तुलना करना चाहते तो अमेरिका का शिक्षा का बजट कितना है ये पूछिए इनसे। शिक्षा का अगर बजट की बात करूं 51,21,000 करोड़, और आपने देश में अच्छे से पढ़ाई हो जाए, अपन देश की बात कर लेते हैं। 1,25,638 करोड़ के 1,14,000 जी वही यही मैं बोलना चाहता था। आप जो बात कर रहे हैं तो उनका बजट कितना है, उनका बजट का उनका बजट कितना, उसका जीडीपी देखिए, अपना बजट कितना, उसका जीडीपी देखिए। इसलिए सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए आप पहले सुन लीजिए, प्रवीण साहू जी सुन लीजिए, प्रवीण जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अभी मैंने बस शुरू किया, प्रवीण जी वक्त की कमी है, सुन लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और शिक्षा के बारे में वक्त की कमी है, सुन लीजिए प्रवीण जी। अरे फिर वही बात प्रवीण जी प्लीज शांतिपूर्वक सुन लीजिए, वक्त की कमी। मैं बोल रहा था ना, अभी तो मैंने बताना शुरू किया। देखिए कविता, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों में बात उलझाइए। अगर आंकड़े की बात करें तो चीन का रक्षा बजट हो, अमेरिका, सबका मैं सामने रख दूंगा। इसलिए अपने बजट की बात कर लीजिए, आपने क्या किया है, क्या दिया है, नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आप कर्जे की बात कर लीजिए। आप देख यहाँ पे आय तो बढ़ाया नहीं है, मगर प्रति व्यक्ति आय जो कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो लगभग 1,13,000 प्रति व्यक्ति के ऊपर आय कर्जा बढ़ गया है। और कहां ये किस हिसाब से आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं? इसलिए बोला आप रोजगार नहीं देंगे तो ये हालात होंगे। 161 लाख करोड़ का कर्जा है। और अभी की अगर मैं बजट की बात करूं कविता जी, आपने आज का जो बजट है उसमें कुल आय लगभग 34.96 लाख करोड़ और खर्च कितना लगभग 51.65 लाख करोड़। मतलब फिर से आप कर्जे के बाद फिर से लेके आ रहे हैं। एक कर्ज बढ़ाने वाला बजट एक और है ये। और दूसरी बात देखिए, जहां तक आप रोजगार की बात करें उसमें है नहीं। आप विकास की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, आप अर्बन डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, उसमें भी बजट में कटौती है। तो आपने किया क्या है? कहां पे आप ग्रोथ दिखा रहे हैं? कहां आपकी जीडीपी बढ़ रही है? आपने हर जगह आपने कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है, वो लगभग 6.5% हो रहा है जीडीपी का। तो आपका जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ लुभाने की कोशिश एक राज्यों की गई है, क्योंकि वहां पे आपकी सत्ता है और वहां चुनाव होने वाले हैं। टैक्स को लेकर क्या कहेंगे? टैक्स छूट को लेकर क्या कहेंगे? क्या कर रहे हैं पिछले साल? टैक्स पेयर्स को जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरी है। टैक्स को लेकर क्या कहेंगे? देखिए टैक्स, देखिए हमारे वकील साहब बैठे उन्होंने टैक्स का पूरा झोलझाल समझा दिया। ये देखिए पिछली बार जो टैक्स वकील नहीं है, आप प्रवक्ता हैं, इस बार भी जो झोलझाल समझ में आ गया, ये धीरे धीरे वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। आप प्रवक्ता मानो, वकील साहब भी हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने पूरा मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये जो टैक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं झोला है। ये देखिए आपका इनकम के हिसाब से जो टैक्स काटे जा रहा है उसमें अगर आप जोड़िएंगे तो वो सबके सामने आ जाएगा कि आपको किस हिसाब से ठगने की कोशिश की जा रही है। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप रोजगार ही नहीं रहेंगे तो 12 लाख कर दीजिए दिखाने के लिए, 14 लाख कर दीजिए या 20 लाख कर दीजिए। अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो 12 लाख तक खाली झोला बता रहे हैं। अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो 15 लाख तक पहुंचेगा कैसे? तो रोजगार तो दीजिए पहले। खाली रोजगार की बात कहां है यहाँ पे? एमएसएमई के लिए बात कहां है यहाँ पे? किसानों के लिए बात कहां है यहाँ पे? खाली झोला बता रहे हैं आप इसे, सत्यप्रकाश तो बोला। और एक और सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसपे जीडी का सबसे बड़ा असर रहता है, उसमें भी कटौती है। हर वर्ग में कटौती की गई है, सिर्फ और सिर्फ ये देखते हुए कि हमको एक राज्य को खुश कर रहे हैं। चुनाव है वहां पे, अगर राज्य तो दिल्ली भी है भाई साहब, मगर दिल्ली में दूसरी सरकार है, इसलिए आपको वहां खुश नहीं करना है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये बजट कहीं ना कहीं मन लुभाने की कोशिश की जा रही थी, मगर एक राज्य को। ठीक है निगम जी, सिर्फ वाकई एक राज्य को लुभाने की कोशिश की है क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं, 7 घोषणाएं। देखिए क्या है कि मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल जब सरकार पे आती है, रहती है, सरकार में काबिज होती है, तो उसका जो 5 साल का कार्यकाल होता है, उन कार्यकाल के बीच में इस बात को दृष्टिकोण किया जाता है कि किस राज्य में चुनाव प्रस्तावित है, और जहां प्रस्तावित है तो जनता को आकर्षित करने के लिए हर तरह से अपने अपने प्रयास सभी लोग करते हैं। हमेशा से एक परंपरा हुई है, कोई ये नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सेकंड, एक लाइन में कह दीजिएगा। पासी जी कुछ कह रहे हैं। जी पासी जी प्लीज एक लाइन में बोलिएगा क्योंकि निगम जी की बारी है। जी पासी जी एक लाइन में जल्दी से। हाँ बिल्कुल, मैं दिनेश जी को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि हमारे एक्सपर्ट हैं। दिनेश जी, एमएसएमई सेक्टर का सिर्फ जिक्र किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आपको याद होगा इन्होंने मेक इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कहा था कि हम नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाएंगे। इस बजट में तो उतना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो चीन से आयात था 2021-22 में 7,05,000 करोड़ का था, तो 2024-25 में आके ये 6% और इंक्रीज हुआ और टोटल 8,43,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो पिछले बजट में भी लुभावनी बातें ऐसी ही थी, देखिए लेकिन लगातार जो आया। सवाल सुन लिया पासी जी, अब जवाब दे देंगे, समय की कमी है। पासी जी ठीक है, एड्रेस नहीं किया गया। पासी जी सवाल सुन लिया जी। मैंने पहले ही कहा इस बात को
कि घोषणाएं तो करने के लिए हर दल जो है सत्ता में जो भी रहता है, घोषणाएं तो हर तरह से की जा सकती हैं, पर उसका इम्प्लीमेंट कितना होता है या नहीं होता है, आपका जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले साल उन्होंने क्या क्या किया और क्या घोषणाएं करी, और वर्तमान में आज वो प्रेजेंट टाइम उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें उसको कितना महत्व दिया है, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि किसी भी डेवलपमेंट की घोषणाएं कर देना या बजट बता देना कि हम इतना प्रावधान रख रहे हैं, इनको ये रोजगार मिलेगा, इसको ये फायदा होगा, उस वर्ग को ये फायदा होगा, इस तरह से प्रावधान आप पार्लियामेंट में तो बता सकते हैं, पर सवाल ये है कि आप ये भी उसमें ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा कि आपने पिछले बार आपने जो प्रावधान रखे थे उसमें कितना इंप्लीमेंट हुआ, उनमें वाकई उन लोगों को लाभ मिल पाया कि नहीं मिल पाया। तो सरकार की ही जिम्मेदारी ये बनती है कि कभी भी कोई भी नियम कानून या कोई भी बजट रखने के बाद उसमें ये दृष्टिकोण नजर रखे वो पूरी तरह से कि उसका इंप्लीमेंट सही रूप से हो भी रहा कि नहीं हो रहा। लंबे अरसे से ये देखने को मिलता है कि देखिए अभी आप जाइए, अगर अपने दूर की बात छोड़िए तो मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, मैं देखता हूं, लंबे अरसे से देख रहा हूं, बेरोजगार बेचारे जब उनका रोजगार कार्यालय या उनके उद्योग विभाग से उनके जो फॉर्म जाते हैं बैंकों में ट्रांसफर होते हैं, वो इतना उत्साहित होकर के जाते हैं कि बैंक जाएंगे और हमको बगैर उसके लोन मिल जाएगा, बगैर जमानतदार के। लेकिन वहां जब वो पहुंचते हैं तो वहां इतने नियम कानून उनके ऊपर बताए जाते हैं कि वो बेचारा निराश होकर के बाहर निकलता है। ठीक है, निगम जी हमारे साथ ग्वालियर से भी जुड़े हैं संवाददाता विनोद शर्मा जी। विनोद, क्या कुछ कह रही है 3.0 बजट को लेकर ग्वालियर की जनता? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बजट जैसे ही आया लोगों ने देखा कि 12 लाख रुपए तक अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा जो इनकम है, तो उसको लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है। लोगों का ये कहना है कि वाकई ये अच्छा फैसला है कि 12 लाख रुपए तक अब टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। तो वही कुछ लोगों का ये कहना है कि कम से कम 12 लाख रुपए उनके पास आए तो कमाई का जरिया तो कोई हो। बेरोजगारों को लेकर कोई ऐसी योजनाएं अभी तक नहीं गिनाई गई जिससे जो पढ़े लिखे बेरोजगार है वो उनको रोजगार मिल सके। इसके अलावा ग्वालियर में जो IT पार्क है, तो IT पार्क को लेकर यहाँ IT सेक्टर का एक बड़ी संभावना है, उसको लेकर माना जा रहा था कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है केंद्र के द्वारा जो बजट में आज, लेकिन वो भी नहीं हुई, तो उससे काफी निराशा लोगों को हाथ में लगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आज का जो बजट आया है, क्या लगता है इस बजट में कितना आपको अच्छा लगा, या क्या कौन कौन सी चीजें इसमें अच्छी लगी और कौन सा आपको लगा कि होना चाहिए था? और इसमें बजट में देखिए जो जीवन रक्षक दवाएं हैं 36 प्रकार के, उनको कर मुक्त किया, ये अच्छी बात है। परंतु भारत सरकार ने जो 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया, ये अच्छा। पर 12 लाख रुपए की आय हो तो आज भी प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को 12-12, 14-14 हजार रुपए सैलरी कई जगह दी जा रही है, वो 12-12 घंटे काम दिया जा रहा है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए 8वां वेतनमान बना दिया, ठीक है ना, वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। मेरा निवेदन है भारत सरकार से आम नागरिक होने के नाते कि प्राइवेट सेक्टरों में, छोटे छोटे सेक्टरों में जहां 20 से कम कर्मचारी है, उनके लिए भी एक आयोग का गठन करना चाहिए नेशनल लेवल पे, और सख्ती से जो है एक उनके लिए सैलरी का वो बनाना चाहिए स्ट्रक्चर। कम से कम भारत सरकार के बराबर ना हो तो आधा तो हो। आज तो ये है कि 1/4 भी नहीं है, तो 12 लाख इनकम टैक्स से आपने मुक्त कर दिया। 12 लाख पहले सैलरी तो दो, आज भी 12-12, 13-13, 14-14 हजार में जो है काम लिया जा रहा है, वो 12-12 घंटे, ये तो शोषण की पराकाष्ठा है। ज्यादा या 2 लाख से ज्यादा वार्षिक आय नहीं है। IT सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, आपको भी पता है। बिल्कुल, अपेक्षित है, पार्क है, तमाम पैसा इन्वेस्ट किया गया था। युवा है, रोजगार है, जिनको जा सकता है, बेरोजगार युवा है। IT क्षेत्र में ग्वालियर में कुछ नहीं लिया। और आप भी कह रहे थे कि जो बहुत सारी ऐसी संसाधन ग्वालियर के लिए बने थे, ग्वालियर दिल्ली के नजदीक है, यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, आज हमको जो है इंदौर में देखिए आप जो है IT सेक्टर की वर्ल्ड लेवल की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। हमको भी ये उम्मीद है और एक आशा है कि ग्वालियर में भी आना चाहिए। तो भारत सरकार को और राज्य सरकार को इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए और IT कंपनियों को ग्वालियर में आने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित करें और प्रेरित भी करें बजट को कि भाई ग्वालियर आए। बजट में कुछ नहीं है, इस IT सेक्टर में ग्वालियर के लिए कुछ भी नहीं है बजट में, ग्वालियर के लिए कुछ। देखिए, बाकी का लोगों का ये कहना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे उनको निराशा हुई है। ये बात अच्छी है कि जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनको कर मुक्त किया गया एक तरह से, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक अच्छे फैसले कह सकते हैं कि इस बजट में हुए हैं, जिससे काफी
किसानों को भी जो केसीसी है उसमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है उनको भी उनकी भी आय में भी बढ़ोतरी की गई है कि उनकी जो आय रहेगी उसमें टैक्स नहीं लगेगा इतनी आय है। और इसके साथ साथ 12 लाख की जो इनकम टैक्स है, क्या 12 लाख के नीचे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर 12 लाख रुपए भी तो लोगों के पास आए, क्योंकि जैसा भी जो सज्जन हमारे साथ मौजूद है, एक्सपर्ट भी हैं, इन्होंने कहा कि युवाओं पे जब रोजगार नहीं है, 12,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और साल भर में उनके पास महज 2-2.5 लाख रुपए का पैकेज अगर उनके पास है और इतने में नौकरी है, तो उनको क्या फायदा हुआ कि 12 लाख टैक्सेस में छूट मिली है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन 12 लाख टैक्सेस में जो छूट मिली है उससे काफी लाभ है। हालांकि ग्वालियर आईटी सेक्टर के लिए काफी प्रयास था कि इस बार बजट में कुछ प्रावधान आ सकता है आईटी सेक्टर के लिए, वो ग्वालियर में नहीं आया। उसके अलावा चंबल विकास को लेकर माना जा रहा था कि कुछ एक बड़ा पैकेज ग्वालियर को मिल सकता है, वो यहाँ पर नहीं मिला। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर निराशा देखी गई, लेकिन कुल मिलाकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली नजर आ रही है खासकर। बिल्कुल, प्रवीण साहू जी के पास चलेंगे। प्रवीण जी, ग्वालियर से हमारे संवाददाता आम जनता से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि 12 लाख रुपए तब 12 लाख रुपए तो आए पहले। निश्चित रूप से इसकी हो रहा हम बढ़ते हुए पीछे पर आगे बढ़ाएंगे। और देखिए मैं रोड की हम बात और देखिए, चाहे मैं रोड्स की हम बात करें, चाहे प्रत्येक क्षेत्र में जब निवेश होता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्तियों को लाभ मिलता है, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कह सकते हैं कि किसी और क्षेत्र में हो। कई सर्विस इंडस्ट्री को भी लाभ मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लगती है, चाहे वो रोड्स हो, पुल्स हो, डैम्स, जब उनका बनावट होता है तो प्रत्येक वर्ग डायरेक्टली इसमें लाभ पाता है। तो निश्चित रूप से इसमें सरकार काम कर रही है। और देखिए, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है जिसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार जीवन रक्षक विषय, दवाई के विषय की हम बात करें तो हमने उसको टैक्स फ्री किया, किसानों को लेकर हमने काम किया, तो प्रत्येक वर्ग के लिए हम कार्य में, क्या महिला, क्या युवा, क्या अन्नदाता, प्रत्येक वर्ग के लिए हमने काम किया। तो निश्चित रूप से ये अपने अंतिम वक्त में कह सकता हूँ कि ये बजट लोक कल्याणकारी बजट है। ठीक है, वक्त की कमी है, लास्ट कॉमेंट लूंगी दिनेश निगम जी से। दिनेश निगम जी, देखिए, जो बजट आया है इस बार, तो इसमें कोई दुरा नहीं कि बहुत से हमारे प्रवक्ता, बहुत से भाइयों ने अपने अपने जो सुझाव या अपने अपने तर्क रखे। मेरा तर्क उसमें, मेरा सुझाव उसमें यही है कि मैं ये कहता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से कुछ भी हो, पहली बार एक लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिला है कि मैंने मिडिल वर्ग को कहीं ना कहीं से राहत देने का जो प्रावधान रखा गया है, जो लघु उद्योगों को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपने बजट में प्रावधान रखा है, इसका अगर सही इंप्लीमेंट होगा सही रूप से तो निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। और जो अपेक्षा हमारे साथियों ने करी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी दल से नहीं जुड़ा हूं, मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के बजट से लोगों को राहत मिलेगी और लोग ये समझेंगे कि अभी तक जो छल कपट जो भी हमारे साथ होता आया है वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा। और इसके लिए भारत सरकार एक मॉनिटरिंग के लिए कमेटी या एक ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी करे, ये मेरा सुझाव है, ताकि उनके इस बजट का सही रूप से सही लोगों को लाभ मिल सके। बिल्कुल, यहीं पर चर्चा को विराम दूंगी। और विक्रमजीत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका भी, सत्यप्रकाश जी आपका भी, और दिनेश निगम जी आपका भी, विनोद आपका भी धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 3.0 मोदी सरकार का बजट जो है वो पेश हो गया है। और इसे यदि बीजेपी की बात करें, बीजेपी इसे जनता के हित वाली बजट बता रही है, लेकिन यदि विपक्ष की बात करें, विपक्ष इसे कर्ज बढ़ाने वाला बजट बता रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।